तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई मनीष उत्तम में। तो देखिए, चर्चा चल रही थी बंगाल के गवर्नर जनरलों की, और हमने जो है पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है उन्हें 1774 में जो है बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और उनका टाइम था जो है 1774 से लेकर के 1785 तक वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे, और जबकि वो बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे। इसके बाद जो है 1785 में जो है अगले जो बंगाल के गवर्नर बने थे या गवर्नर जनरल बने थे, उनका नाम था मैकफर्सन। तो अगले जो है बंगाल के गवर्नर कौन बने थे? मैकफर्सन बने थे, जॉन मैकफर्सन, जो 1785 से 1786 तक रहे। इसके बाद जो है अगले जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका टाइम है 1786 से लेकर के 1793 तक। तो इनकी भी हमने चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में। और फिर हमने चर्चा की थी सर जॉन शोर की भी, जिनका टाइम है 1793 से लेकर के 1798 तक। इसके बाद जो है अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली का टाइम है 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी। फिर लॉर्ड वेलेजली के बाद जो है फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन वो कुछ समय ही 1805 में बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, और इसके बाद जो है उनकी जो है भारत में ही मृत्यु हो जाती है, और उनको जो है गाजीपुर में दफन कर दिया जाता है। तो उनकी समाधि गाजीपुर में है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद जो है अगले बंगाल के गवर्नर जनरल जो बने थे, उनका नाम था सर जॉर्ज बार्लो नाम था। और सर जॉर्ज बार्लो, जिनका टाइम है 1805 से लेकर के 1807 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, सर जॉर्ज बार्लो ने जो है हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया, और उन्होंने मराठों के प्रति जो है कैसी नीति अपनाई? शांतिपूर्ण नीति अपनाई। क्योंकि आपको पता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 5 के बीच हुआ था। इसके बाद जो है ये गवर्नर जनरल बन करके आ गए थे, तो इन्होंने मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई, यानी उनसे कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो ये नीति क्या कहलाई? हस्तक्षेप की नीति कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए इन्हीं के समय जो है कह सकते हैं पहला जो है भारत का सैनिक विद्रोह हो रहा है, और वो है 1806 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? मद्रास के समीप बेल्लोर नामक स्थान पर जो है सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का कारण क्या था? तो जो है उस समय जो भारतीय सैनिक थे, जो हिंदू सैनिक थे, तो वो माथे पर क्या लगाते थे? माथे पर पगड़ी धारण करते थे, और माथे पर जो है तिलक भी लगाते थे, और कानों में क्या पहनते थे? कुंडल पहनते थे। यानी माथे पर तिलक लगाना, सर पर पगड़ी धारण करना, और कानों में कुंडल पहनते थे। लेकिन उसी समय जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि एक नई जो है पगड़ी जो है सिपाहियों के लिए नई पगड़ी जो है आ गई, और उसको बांधना या उसको पहनना अनिवार्य कर दिया। इसलिए जो है 10 जुलाई 1806 को, यदि डेट आ जाए तो 10 जुलाई 1806 को जो है मद्रास के समीप बिल्लौर के सैनिकों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो कहते इस विद्रोह को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुचल दिया था। चूँकि इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी सेनापति के रूप में थे, तो इन्होंने इस विद्रोह को क्या कर दिया था? कुचल दिया था। और आगे चल कर के ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी जो है क्या बनेंगे? पहले तो बनेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, और फिर जो है 1833 के चार्टर एक्ट में यही बन जाएंगे भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। तो अगले जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल बन कर के आ रहे हैं, उनका नाम है लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो देखो मिंटो भी दो हुए हैं। एक ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है, जिनका टाइम है 1807 से 13। एक आप और पढ़ेंगे मिंटो 1906 में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होगा, तो
तो उस समय मिंटो द्वितीय थे। तो चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इनका टाइम क्या है, 1807 से 13 तक इनका टाइम है। अब इनके बारे में देखिए तो आपको पता है कि पंजाब के उस समय राजा हुआ करते थे महाराणा रणजीत सिंह, जो सुकरचकिया मिशल के महासिंह के बेटे थे, और इन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसी कारण जो है रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच जो है 1809 में एक संधि हुई थी, और उस संधि का नाम है अमृतसर की संधि। तो कौन सी संधि हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी। और कहते हैं इस संधि के तहत जो है जो सतलज नदी थी उसको जो है सीमा निर्धारित किया गया कि इस तरफ जो है रणजीत सिंह का अधिकार रहेगा और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज़ों का अधिकार रहेगा, एक दूसरे के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कहते हैं इस संधि में जो है हस्ताक्षर करने के लिए जो है लॉर्ड मिंटो ने किसको भेजा था, चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था। ठीक है, तो कौन आए थे, चार्ल्स मेटकाफ ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया था। और इसी समय ध्यान रखिएगा जो है कि जॉन मेलकम, एक और पॉइंट याद रखिएगा, जॉन मेलकम एक अधिकारी थे, इनको जो है लॉर्ड मिंटो ने जो है भेजा था फारस के शासक के यहाँ, यानी फारस का मतलब ईरान के शासक या शाह के यहाँ संधि के लिए भी भेजा था। तो जॉन मेलकम ने जो है फारस के शाह से जो है संधि भी की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी लॉर्ड मिंटो के प्रथम एक एक्ट आ रहा है 1813 का चार्टर एक्ट, और इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ध्यान रखिएगा कई बातें हुई थी। तो उसके तहत जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था, परंतु चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके। कौन से व्यापार को छोड़कर, चाय प्लस चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कौन करता रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करती रहेगी। और बाकी सब जो है, बाकी जो व्यापार थे उनमें कहा गया कोई भी जो है इंग्लैंड का जो है व्यापारी व्यापार कर सकता है। तो एक तो ये किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरी चीज़ 1813 के चार्टर एक्ट में ही शिक्षा के विकास के लिए, यानी पहली बार जो है भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, कितने लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान भी किया गया था इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और क्या हुआ इसके तहत, इसी एक्ट के तहत ध्यान रखिएगा ईसाई मिशनरियों को, ईसाई जो मिशनरियाँ थी उनको जो है भारत में ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार की भी अनुमति मिलती है, कि वो अपने प्रचार भी कर सकते हैं, उसका प्रसार भी कर सकते हैं, इसकी अनुमति भी दी जा रही। किस एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद जो है अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बन रहे हैं, जिनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम है 1813 से लेकर के 1823 तक जो है इनका टाइम है। ठीक है, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो कहते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आहस्ताक्षेप की जो नीति थी उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। आहस्ताक्षेप की नीति को त्याग दिया और भारत में क्या किया, ब्रिटिश प्रभुसत्ता जो है स्थापित की। यानी भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित करता है, यानी अपने साम्राज्य का क्या करता है, विस्तार करता है। और कहते हैं कि उसने जो है 28 युद्ध लड़े और कम से कम 120 किले जीते थे। कितने, 28 युद्ध लड़े थे और 120 इसने जो है किले भी जीते थे। ठीक है, और कहते हैं बड़ा परिश्रमी और महान शासक प्रबंधक भी था। और इसके काल में कई घटनाएं भी होती हैं। तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो देखो इसी के समय जो है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। कब हुआ, 1814 से 16 के बीच जो है प्रथम आंग्ल नेपाल या नेपाल का युद्ध, जिसे गोरखा युद्ध भी कह सकते हैं, वो हुआ था। और अंत में ये युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ, तो 1816 में एक संधि हुई थी, सगौली की संधि, या इसी को सुगौली की संधि भी कह देते हैं। ठीक है, तो सुगौली की संधि द्वारा जो है 1816 में जो है यह युद्ध क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है।
और कहते गोरखा के जो नेता थे या नेपाल के जो नेता थे उनका नाम था अमर सिंह। तो अमर सिंह क्या हो रहा है इसमें, पराजित हो रहे हैं, ठीक है। तो अमर सिंह इसमें पराजित हो गए थे और उनको सुगौली की संधि करनी पड़ी थी। और कहते इस संधि के अनुसार ही जो गढ़वाल इलाका था, शिमला इलाका था, कुमायूं का इलाका था, रानी खेत का इलाका था और नैनीताल का जो इलाका था वो किसके अधिकार में आ गया, अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया। और सिक्किम को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। यानी इसी समय जो है सिक्किम क्या हो रहा है, स्वतंत्र भी हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये घटनाएं हुई किसके समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। अब देखिए इसी समय और क्या हुआ घटना, कहते इसी के समय जो है पिंडारियों का दमन हुआ था। किसका दमन हुआ था, पिंडारी। तो पिंडारी कहते हैं वस्तुतः लुटेरे थे और ये एक संगठित इनका दल था। और कहते हैं ये जो है मराठा जो है मराठाओं का इनको संरक्षण भी प्राप्त था। और इसलिए जो है मैल्कम ने इन्हें मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी थी इनको। कि कौन सी संज्ञा दी थी, मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी थी। किसने, मैल्कम ने, क्योंकि ये मराठों के संरक्षण में अपना कार्य करते थे और उनके दल से जो है लड़ते भी थे। तो कहते इन्होंने जो है पिंडारियों को, मराठा सरदार उस समय थे मल्हार राव होलकर ने एक झंडा भी दिया था, सुनहला झंडा दिया था। और उनकी जो गतिविधियाँ थी उनका जो केंद्र था वो मध्य भारत था। और कहते इनके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था, एक का नाम था करीम और एक का नाम था वाशिल मोहम्मद नाम था। क्या नाम था, वाशिल मोहम्मद था। और एक नेता और थे जिनका नाम था चीतू। क्या नाम था, चीतू नाम था, ठीक है। तो कहते हैं इन लोगों ने जब विद्रोह कर दिया तो इस विद्रोह को जो है किसने दबाया, तो कहते उत्तरी सेना की कमान किसने, हेस्टिंग्स ने संभाली। और दक्षिणी सेना की कमान जो है टॉमस हिस्लोप ने संभाली थी। और इनके विद्रोह को क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। तो ये घटना भी आपको याद रखनी है। यानी किसका विद्रोह हुआ था हेस्टिंग के समय, पिंडारियों का विद्रोह हुआ था। और कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 1817 से 1818 के बीच हुआ था, ठीक है। पिंडारियों का विद्रोह 1817 से 1818 के बीच हुआ था। अब देखिए इसी समय जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। कब हुआ था, 1817 से 1818 के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो हमने पिछले भी चर्चा की कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आ जाए तो वो हुआ था 1775 से 1782 तक हुआ था, ठीक है। और कहते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है, पूछा जाए किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था, तो सालाबाई की संधि हुई थी जिसमें मध्यस्थता की थी किसने, महादजी सिंधिया ने। और आ जाए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 तक हुआ था, ठीक है। इसमें भी होलकर ने, सिंधिया ने और भोसले ने संधि की थी और संधि द्वारा फिर ये युद्ध समाप्त हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हो रहा है, 1817 से 1818 के बीच हुआ। और इसमें जो है जो पेशवा थे ना उस समय मराठों के पेशवा, और अंतिम पेशवा कौन थे, बाजीराव द्वितीय थे। तो कहते पेशवा के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जितने भी उनका जो पूना प्रांत था उस पूना प्रांत को भी जो है अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। और बाजीराव द्वितीय को जो है 8 लाख की पेंशन दे दी गई। कितने लाख की, 8 लाख रुपए की पेंशन दे करके उनको भेज दिया गया कानपुर के समीप, जो बिठूर है ना, तो कानपुर के समीप बिठूर में इनको भेज दिया गया। और फिर कहते हैं जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हीं के दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था धोंधू पंत। तो अंग्रेज़ों ने उनकी पेंशन भी बंद कर दी, पूना प्रदेश छीन ही लिया था। तो इसीलिए कहते हैं फिर धोंधू पंत, जिनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, इस कारण उन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में भी भाग लिया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए और क्या घटनाएं इनके समय हुई थी। तो इन्हीं के समय जो है आपको पता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की भी शुरुआत हुई थी 1800
20 से जो है, और 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी। कहाँ पे? तो मद्रास में और बम्बई में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके जनक माने जाते हैं कौन? कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को माना जाता है। ये भी आपको याद रखिएगा। तो कहते हैं जो थॉमस मुनरो थे वो 1820 से लेकर के 1827 तक कहाँ के गवर्नर थे? मद्रास के गवर्नर थे, ठीक है। और कहते हैं बम्बई मद्रास में जो है ये लागू की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इसके बाद अगला जो बंगाल का गवर्नर बनता है उसका नाम है लॉर्ड एडम्स। क्या नाम है भैया? लॉर्ड एडम्स नाम है। और इनका कार्यकाल 1823 से 23 तक है। यानी कितने महीने तक ये रहे? ये 7 माह तक ही जो है यहाँ पर रहते हैं। कितने माह तक? 7 माह तक ही ये यहाँ पर रहते हैं, एडम्स जो है। और इन्हीं एडम्स ने क्या किया? कहते हैं ये अस्थाई गवर्नर थे। 7 माह के लिए क्या बने? अस्थाई गवर्नर जनरल बने। और इनके शासनकाल की प्रमुख विशेषता जो है या प्रमुख घटना है वो प्रेस पर प्रतिबंध। यानी इन्होंने प्रेस पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके बाद जो है प्रेस को इसको समाप्त करने का श्रेय चार्ल्स मेटकाफ को दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या, सॉरी, फिर जो है अंग्रेज जो है वो समाप्त करेंगे जो है। तो प्रेस पर इन्होंने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया था। यानी मीडिया पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। ये इनकी प्रमुख घटना है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, लॉर्ड एडम्स की, ठीक है। अब देखो, एडम्स के बाद जो है अगला बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है जिसका नाम है लॉर्ड एम हस्ट। और लॉर्ड एम हस्ट का टाइम है 1823 से लेकर के 1828 तक। 1823 से लेकर के 1828 तक इनका शासनकाल है। तो इनके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, इन्हीं के समय जो है 1824 से 26 के बीच कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा, यानी अंग्रेज़ों और बर्मा के बीच युद्ध हुआ। और अंत में जो है एक संधि हो रही है, यानडूब की संधि, बहुत पूछी जाती है। कब हुई थी यानडूब की संधि? तो 1826 में हुई। और इसी संधि द्वारा जो है बर्मा के जो तट पर असम जो इलाका था, जयंतिया जो इलाका था, केचर इलाका था, आदि प्रदेशों पर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। और मणिपुर को जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में इसे घोषित किया गया। मणिपुर क्या हो गया? स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये घटना हुई थी जो है प्रथम आंग्ल बर्मा के दौरान। फिर देखिए और कौन सी घटना हुई। कहते हैं एमहर्स्ट के समय ही 1824 में बैरकपुर में भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ। कहाँ पे हुआ था? बैरकपुर में भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ। और विद्रोह का कारण था चूँकि जो रंगून सेना भेजी गई थी युद्ध के दौरान, तो रंगून जो सेना जा रही थी तो उनको आज्ञा दी गई थी रंगून जाने की। तो इसको जो है जो सैनिक थे वो समुद्री यात्रा को क्या मानते थे? पाप मानते थे, या इस यात्रा को वो विधर्मी मानते थे कि हम विधर्मी हो जाएंगे, ये उनको भय था। इस कारण जो है उन्होंने इसका उल्लंघन किया और क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो समुद्री यात्रा करना उस समय पाप माना जाता था, इसलिए विद्रोह कर दिया। और ये घटना हुई 1824 में बैरकपुर में जो है भारतीय सैनिकों द्वारा, ठीक। फिर देखो और कौन सी घटना हुई। 1824 में ही भरतपुर पर अधिकार कर दुर्जन साल के स्थान पर बलदेव सिंह के पुत्र को गद्दी पर बैठाया गया। यानी 1824 में ही जो अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया और दुर्जन साल वहाँ के जो शासक थे उनके स्थान पर बलदेव सिंह के पुत्र को गद्दी पर बैठाया गया था, ठीक है। और क्या घटना हुई? कहते हैं 1824 में कोलकाता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हो रही है? 1824 में कोलकाता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की जा रही है 1824 में, ठीक है। तो ये सब घटनाएं किसके समय हुई? ये सब घटनाएं हो रही हैं उस समय जो है जो गवर्नर जनरल हैं भारत के लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हो रही, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो है अगले जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल बन करके आते हैं
उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर के 33 तक ये जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। क्या रहे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहते। लेकिन तभी 1833 में एक चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट, और इसी चार्टर एक्ट के तहत ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक को अब क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन आता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस एक्ट के तहत बने? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही इन्हें जो है क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है किसकी चर्चा हो जाएगी? भारत के गवर्नर जनरल की। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, और आ जाए कौन बने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो वो बन रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 में। ठीक है, अब इनके बारे में जो है थोड़ी सी घटनाएं देख लेते हैं, क्या क्या इनके समय घटनाएं हुई। तो देखिए, कहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है 1828 में क्या बन कर के आए? बंगाल के गवर्नर जनरल बन कर के ये भारत आ रहे हैं। लेकिन हमने आपको बताया था इससे पहले भी वो जो है 1803 में कहाँ के गवर्नर बन कर के आए थे? मद्रास के गवर्नर बन कर के आए थे। कहाँ के गवर्नर बन कर के आए थे? मद्रास के जो है गवर्नर बन कर के आए थे। और उस समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था सर जॉर्ज बार्लो था। और हमने आपको बताया था कि इन्होंने जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही जो है जो बिल्लौर विद्रोह हुआ था 1806 में, ठीक है, उस विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। ठीक है, फिर कहते हैं जून 1805 में इसको प्रमुख जनरल बना दिया गया। और जो 1805-06 का जो बेल्लोर का विद्रोह हुआ था, इसी कारण फिर इसको 1807 में वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। यानी 1807 में बिल्लौर विद्रोह के बाद ये वापस इंग्लैंड चले गए थे। लेकिन जब अब आ रहे हैं ये जो है भारत के, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, अब 33 में क्या बन रहे हैं? भारत के गवर्नर जनरल बन रहे हैं। तो इन्होंने क्या कार्य किया? तो देखो इनके राजनीतिक सुधार क्या हैं। तो कहते हैं इन्होंने नौकरियों में भारतीयों को उच्च स्थान दिया। ठीक है, यानी नौकरियों में भारतीयों को उच्च स्थान दिया और बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति भी की। यानी भारतीयों की नियुक्ति भी कर रहे हैं बिना भेदभाव के आधार पर। इसके अलावा क्या किया? कहते हैं इन्होंने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। और बेंटिंक ने 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग, 1832 में कद्दार एवं गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय की पहाड़ियाँ भी हैं का अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया? विलय कर लिया। इसके अलावा जोधपुर, कोटा एवं बूंदी के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया? हस्तक्षेप की नीति जो है या हस्तक्षेप इधर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनको जो है अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये इनके क्या थे? राजनीतिक सुधार थे। ठीक है, अब देखते हैं इनके सामाजिक सुधार क्या हैं। तो सामाजिक सुधार में देखिए, तो सामाजिक सुधार में लॉर्ड विलियम बेंटिंक तो आपको पता है 1829 में बंगाल नियम 17 के तहत भारत में एक क्रूरती प्रथा प्रचलित थी जिसे कहते थे सती प्रथा। और सती प्रथा क्या थी? कि पति की मृत्यु के बाद उनकी चिता में जो है पत्नी जल करके जो है मर जाती थी, वो कहलाती थी सती प्रथा। और ऐसी घटना जो है आपको पता है राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, उनके जब बड़े भाई की मृत्यु हुई तो उनकी भाभी भी सती हो गई थी। तो इस कारण उन्हीं के प्रयासों से जो है बंगाल नियम 17 के तहत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय सती प्रथा का क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत किया गया। तो कहते हैं यह कानून जो है पहले बंगाल में लागू हुआ, लेकिन 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी कामयाबी थी ये कि सती प्रथा का क्या हुआ? अंत हुआ। कब हुआ? बंगाल नियम 17 1829 में। किसके प्रयासों से हुआ? तो राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से हुआ। ठीक है, अब इसके बाद और कौन सी घटना घटित होती है? तो कहते हैं 1830 में
इन्हीं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ठगी प्रथा, तो ठग बहुत थे, ठगी प्रथा बहुत शुरू थी। तो कहते कर्नल सिलीमैन के नेतृत्व में जो है इस ठगी प्रथा का क्या हुआ, अंत हुआ। तो ये भी ठगी प्रथा को भी समाप्त किया गया 1830 में। किसके नेतृत्व में, कर्नल सिलीमैन के नेतृत्व में, ठीक है। इसके अलावा 1830 में ही और प्रथा चलती थी, मानव बल प्रथा, तो इसका भी अंत हो रहा है। तथा शिशु हत्या प्रथा या बाल हत्या प्रथा भी चलती थी, यानी बच्चों को, जो छोटे बच्चे थे उनकी भी हत्या कर दी जाती थी, तो उसका भी अंत किया गया। इसके अलावा 1832 में दास प्रथा भी प्रचलित थी, तो उसका भी अंत कर दिया गया। और कहा गया जो धर्म परिवर्तन के कारण किसी को पैतृक संपत्ति से वंचित करने को अवैध घोषित, यानी कोई धर्म परिवर्तन करता था तो पहले उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था, उसको भी क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया। यानी जिसकी इच्छा है वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है बिना जोर जबरदस्ती के, ठीक है। और देखिए क्या घटनाएं होती हैं उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए शिक्षा संबंधी सुधार क्या हुआ। तो आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही, उस समय जो है, जो विधि सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति हुई थी, और इन्हीं मैकाले ने जो है एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया 1835 में, जिसे मैकाले का स्मरण पत्र कहा जाता है, या इसी को निस्पंदन सिद्धांत या छनन सिद्धांत या इसी को फिल्टरेशन थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या थी फिल्टरेशन थ्योरी या निस्पंदन सिद्धांत क्या था, इसमें कहा गया यदि हम उच्च वर्ग को अंग्रेजी में शिक्षा देंगे तो छन छन करके ये जो है शिक्षा, जो निम्न वर्ग भी है वो भी प्रयास करेगा, उनको हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद जो है अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ने के लिए जो है अग्रसर होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है फिल्ट्रेशन या छनन सिद्धांत। और कहते हैं इसी लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर ही 1835 में अंग्रेजी भाषा को क्या बना दिया गया, शिक्षा का माध्यम बना दिया जाता है। यानी अंग्रेजी भाषा ही क्या हो गई, शिक्षा का माध्यम बना दी गई 1835 में। इसके अलावा इसी समय देखिए विवाद भी हो गया, प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद। तो यानी कुछ जो है प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, भारतीय शिक्षा के, और कुछ पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। तो क्वेश्चन आता है कौन प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, तो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे जेम्स प्रिंसेप और विल्सन, जबकि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे, ट्रेवलियन थे, मैकाले खुद था, और एल्फिंस्टन। ये जो है किस शिक्षा के समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय कौन सा विवाद हुआ, प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा का विवाद हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या घटनाएं हुई, देखिए 1835 में ही कलकत्ता में बेंटिंक ने जो है मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, ठीक है। तो कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज यदि पूछा जाए कब बना, तो 1835 में इसकी नींव रखी जा रही, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा इसकी नींव रखी जा रही है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब चलिए न्यायिक सुधार की बात कर लेते हैं। तो न्यायिक सुधार में क्या हुआ, तो न्यायिक सुधार में हो रहा है जनता और शासन की सुविधा की दृष्टि से उसने जो है आगरा में क्या स्थापित किया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। जबकि आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। अब कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, आगरा में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा रही, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ, तो देखो इलाहाबाद में एक क्या स्थापित हुआ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हो रही, ठीक है। इसके अलावा सदर दीवानी की स्थापना हो रही है। इसके अलावा सदर निजामत अदालतें भी स्थापित की जा रही है इसके समय, ठीक है। और क्या घटनाएं हुई, कहते प्रांतों के जे अपील और जो दौरा न्यायालय थे, अपील और दौरा न्यायालय, उनको भंग कर दिया गया, ठीक है। अपील न्यायालय और दौरा न्यायालयों को भंग कर दिया गया, जबकि दीवानी न्यायालयों का कार्य सदर अदालत को दिया गया और फौजदारी न्यायालयों का कार्य कमिश्नरों को दिया गया, ठीक है। और क्या घटना हुई, न्यायालयों में अब जो है पहले वहाँ की
जो है भाषा फारसी थी, उसके स्थान पर आदेशिक भाषाओं का प्रयोग किया गया, या प्रादेशिक कह सकते हैं। आदेशिक यहाँ पे लिखा है, प्रादेशिक है, भाषाओं का प्रयोग की आज्ञा दी गई। ठीक है, तो जो प्रादेशिक भाषाएं थी उनकी आज्ञा दी गई। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, जो बंगाल के न्यायालय थे उनमें जूरी प्रथा का प्रचलन किया गया, मतलब जूरी प्रथा भी गठित की गई। आगे आइए, कहते हैं मैकाले ने आधुनिक भारत के कानून का कोड तैयार किया था, इसीलिए के एम पन्निक्कर ने मैकाले को भारत का नवीन मनु कहा है। ठीक है, क्या कहा है कि इन्होंने जो है एक नया कानून तैयार किया था भारत के लिए, तो इसीलिए पन्निक्कर महोदय ने जो है मैकाले को क्या कहा है, भारत का नवीन मनु कह करके संबोधित किया है। ठीक है, फिर देखिए इन्हीं के समय 1833 में जो है चार्टर एक्ट द्वारा, जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसी चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के जो व्यापारी के एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः का मतलब होता है पहले चाय और चीन के का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, उस चाय और चीन के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया कोई भी व्यापारी जो है वो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कर सकता है, जो भी ब्रिटिश व्यापारी है वो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो है 1828 से 33 तक वो जो है बंगाल के क्या रहे, गवर्नर जनरल, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के बाद उन्हें जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और फिर 33 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कब से लेकर के 1833 से लेकर के 1835 तक क्या बने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये याद रखिएगा, शायद पीछे टाइमिंग इनकी पूरी नहीं है, तो 1828 से शायद 33 तक वहाँ पे हुआ है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 1828 से 33 तक ये क्या रहे, ये रहे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। फिर 1833 से लेकर के 1835 तक ये क्या बनाए जा रहे हैं, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जा रहे हैं। किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद जो है अगले जो भारत के गवर्नर जनरल बन रहे हैं उनका नाम है चार्ल्स मेटकाफ। क्या नाम है, तो चार्ल्स मेटकाफ नाम है, तो उनकी भी देख लेते हैं। और चार्ल्स मेटकाफ का टाइम है 1835 से 36 तक, यानी 1835 से 36 तक इनका टाइम है। और इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, जो एडम्स महोदय ने जो है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लागू किया था, उस प्रतिबंध को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत के इतिहास में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मेटकाफ के बाद अगले कौन भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, तो उनका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। कौन बने भैया, लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका टाइम है 1836 से लेकर के 1842 तक। ठीक है, तो इनके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो देखो लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही 1838 में अंग्रेज़ों का रणजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे और शाह सूजा के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसका परिणाम क्या निकला, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ, 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण भी हो रहा है। कौन सा, शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था, और तभी इसका नाम बदल करके लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही क्या कर दिया गया, जीटी रोड कर दिया गया, यानी ग्रांटक रोड कर दिया गया। ठीक है, यानी इसका नाम बदल करके
जीटी रोड कर दिया है किसका, शेरशाह सूरी या सड़क आजम मार्ग। ठीक है। और क्या घटना हुई, कहते हैं इन्हीं के समय जो है 1840 में कलकत्ता में ईडन गार्डन की स्थापना की गई। और कहते हैं जो ईडन गार्डन नाम है कलकत्ता का, जो आज क्रिकेट का मैदान है, वो किसके नाम पर रखा गया, तो इन्हीं लॉर्ड ऑकलैंड की बहन थी जिनका नाम था ईडन। यानी लॉर्ड ऑकलैंड जो भारत के गवर्नर जनरल है, उन्हीं की बहन के नाम पर इस मैदान का नाम कलकत्ता के क्या रखा गया, ईडन गार्डन, जो आज भी उसका नाम ईडन गार्डन है। कलकत्ता का जो क्रिकेट का ग्राउंड भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्या घटना हुई, इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को बंद कर दिया। जो तीर्थ यात्रा कर टैक्स लगता था तीर्थ यात्रियों पर, उसको बंद कर दिया। और जो दुर्गा पूजा होती थी बंगाल में, उस पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया। यानी दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा था, उसको भी हटा दिया। और इनके समय ही ब्लैक एक्ट का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा काले एवं गोरों का जो विभेद था उसको भी खत्म कर दिया गया। तो ब्लैक एक्ट आ रहा है, जो काले और गोरे में भेद हुआ करता था उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और क्या घटना हो रही है, तो इतनी घटनाएं हैं। और इन्हीं के समय जो है सिंचाई के लिए अनेक नहरों का भी निर्माण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सिंचाई के लिए अनेक नहरों का भी जो है निर्माण हुआ था, इन्हीं जो है लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड के बाद भारत का अगला जो गवर्नर जनरल आएगा वो होंगे लॉर्ड एलनबरो, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड डलहौजी, और डलहौजी के बाद फिर लॉर्ड कैनिंग आएंगे। और कैनिंग के समय ही कौन सा विद्रोह होगा, 1857 का विद्रोह होगा। और उसी विद्रोह के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही इन्हें जो है गवर्नर जनरल से क्या बना दिया जाएगा, भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। तो अभी हम पहले भारत के गवर्नर जनरलों की चर्चा कर लेंगे, फिर इसके बाद जो है अगला जो वीडियो बनेंगे तो उसमें जो है हम भारत के वायसरायों की भी चर्चा करेंगे। तो ये सीरीज़ जो है ऐसे चलती रहेगी। तो पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी बंगाल के गवर्नर की, फिर हमने चर्चा की बंगाल के गवर्नर जनरल की, और अब जो है इसी वीडियो में चर्चा हो रही भारत के गवर्नर जनरलों की। और जब भारत के गवर्नर जनरल समाप्त हो जाएंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे भारत के वायसरायों की। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।